हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी बेटी सौतन की भाग 14। अब तक हमने पढ़ा कि काजल को ऋतिक की एक फोटो मिलती है जिससे उसे नैना और ऋतिक के बारे में सब पता लग जाता है और वो ऋतिक के घर जाकर ऋतिक से नैना की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कहती है कि वो एक आखिरी बार नैना से मिल ले। नैना के बारे में जानकर ऋतिक को बहुत दुख होता है और कीर्ति इन सब में ऋतिक का साथ देती है और कहती है कि हमें नैना दीदी से मिलने चलना होगा। अब आगे ऋतिक और कीर्ति नैना से मिलने पहुंच जाते हैं और नैना की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं। ऋतिक की आंखों में आंसू छलक आते हैं। वो भागकर नैना के पास बैठ जाता है। तब नैना उसे देखकर उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है, मुझे पता था ऋतिक कि तुम जरूर आओगे। एक बार मरने से पहले तुम्हें देखना चाहती थी। ये सुनकर ऋतिक कहता है, नहीं नैना, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, पहले की तरह। तब नैना कहती है, ऋतिक, झूठी तसल्ली देने की कोशिश मत करो क्योंकि मुझे सब पता है। फिर नैना कीर्ति की तरफ देखती है। तब ऋतिक कहता है, नैना, ये कीर्ति है, मेरी पत्नी। कीर्ति नैना की ओर देखकर कहती है, नैना दीदी, देखना बिल्कुल ठीक हो जाओगी और जब आप ठीक हो जाओगे ना तो हम सबके साथ रहोगे। ये सुनकर नैना को हैरानी होती है। तब ऋतिक कहता है, हाँ नैना, कीर्ति तुम्हारी तरह दिल की बहुत अच्छी है और तुम्हारी बहुत इज्जत भी करती है। तभी सभी घर वाले वहाँ आ जाते हैं। नैना के माता पिता ऋतिक और कीर्ति को देखकर हैरान रह जाते हैं। तब काजल उन्हें सब कुछ सच बता देती है। ये सुनकर उन लोगों को भी दुख होता है, उनकी भी आंखें भर आती हैं। तब ऋतिक नैना का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने आंसू रोकने की नाकामयाब कोशिश करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो नैना, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया कि मैंने एक बार भी तुम्हारी सुध लेने की कोशिश नहीं की। ये कहकर वो रोने लग जाता है। तब नैना कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ऋतिक, मैंने ही तुम्हें मजबूर किया था मुझसे ना मिलने के लिए। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हमारी किस्मत में दूर रहना लिखा था, इसीलिए हम कभी एक ना हो सके। लेकिन ऋतिक, मैं अगले जन्म में भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे तुम्हारी सुहागन बनाए। ये सुनकर कीर्ति कहती है, नहीं दी, अगला जन्म क्यों, इस जन्म में भी तुम ऋतिक जी की सुहागन बनोगी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तब कीर्ति अपनी साड़ी के पल्लू में से साड़ी के पल्लू की गांठ खोलती है और उसमें से एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया निकालकर कहती है, ऋतिक जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह नैना दीदी की मांग में भी तुम्हारे नाम का सिंदूर हो। ये सुनकर सब कीर्ति की तरफ देखने लग जाते हैं। तब कीर्ति कहती है, मैं जानती हूँ आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं एक औरत होकर अपना ही सुहाग किसी और के साथ कैसे बांट सकती हूँ, लेकिन मुझसे पहले ऋतिक जी पर हक नैना दीदी का है। नैना दीदी ने ही सारी खुशियाँ मेरी झोली में डाली हैं, इसीलिए ये मेरी इच्छा है कि ऋतिक जी उसे उसका हक दें। तब ऋतिक कुछ नहीं कहता। तब कीर्ति कहती है, लीजिए ऋतिक जी। तब नैना कहती है, नहीं कीर्ति, ये तुम्हारा हक है। तब कीर्ति कहती है, नहीं दीदी, इसमें गलत नहीं है, ये आपका हक है। फिर वो ऋतिक की तरफ देखती है। ऋतिक सिंदूर लेकर नैना की मांग में भर देता है तो नैना की आंखों से आंसू झलक आते हैं और वो ऋतिक के गले लग जाती है। ये देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कीर्ति और ऋतिक कहकर नैना को विदा कराकर अपने साथ ले जाते हैं। अपनी बेटी को अपने ससुराल विदा करने का सपना नैना के मम्मी पापा का आज पूरा हो जाता है। सभी नैना का ये सपना पूरा होते देखकर बहुत खुश थे। नैना को ऋतिक और कीर्ति के साथ आया देखकर उसकी दादी गुस्से में आग बबूला हो जाती है और कहती है, ऋतिक, कीर्ति बहू, तुम इस कोठे वाली से मिलने गए तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम अब इसको इस घर में उठा कर ले आई। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, ये इस घर में नहीं रहेगी, समझे तुम? तब कीर्ति कहती है, दादी जी, ये इस घर की बहू है। ऋतिक जी ने अपने हाथों से इनकी मांग में सिंदूर भरा है और इस घर पर जितना हक मेरा है उतना ही नैना दीदी का भी है और ये इस घर में ही रहेंगी। ये सुनकर ऋतिक की दादी कहती है, आज फैसला हो ही जाएगा, आज या तो ये इस घर में रहेगी या फिर मैं। ये सुनकर ऋतिक कहता है, ठीक है दादी जी, आप इस घर में रहिए, मैं नैना और कीर्ति इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। ये कहकर वो नैना और कीर्ति की तरफ देखते हुए कहता है, चलो। तब ऋतिक की माँ कहती है, माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं?
मैं जानती हूँ कि आपको ठेस पहुँची है, लेकिन इस समय नैना की हालत तो देखिए। क्या इस समय इसको ये सब कहना सही है? नहीं माँ जी नहीं। मैं अब तक चुप रही, लेकिन ये सच है कि आपकी खुशी के लिए नैना ने कितना कुछ कुर्बान किया है, और आज मैं भी नैना को इस घर की बहू स्वीकार करती हूँ। ये कहकर वो अंदर से पूजा आदि की थाली ले आती है और विधि विधान से नैना को गृह प्रवेश करवाती है। ये देखकर दादी तिल मिलाकर रह जाती है। तब कीर्ति और ऋतिक नैना को सहारा देते हुए कमरे में ले जाते हैं। उधर जब ऋतिक के पापा घर आते हैं तो ऋतिक की दादी नमक मिर्च लगाकर उन्हें सारी बात बताती है, जिससे वो भी गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो नैना के कमरे में जाते हैं तो वहीं दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। नैना किसी तस्वीर को देखकर हैरान थी और उसकी तरफ इशारा कर रही थी। नैना ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, ऋतिक सामने जो ये तस्वीर। ऋतिक कुछ कहता उससे पहले ही नैना कहती है, ये तस्वीर गीता की है ना? फिर ऋतिक कहता है, हाँ नैना, ये मेरी बहन गीता है, लेकिन तुम इसे कैसे जानती हो? ये सुनकर नैना हैरान और परेशान हो जाती है। तब ऋतिक कहता है, नैना, मैंने तो कभी तुम्हें गीता के बारे में नहीं बताया, तो तुम इन्हें कैसे जानती हो? ये सुनकर नैना कहती है, इसे मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, यही तो मेरी उस नर्क में एकमात्र हमदर्द थी। ये सुनकर ऋतिक कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। तब नैना कहती है, ऋतिक, जब मैं मीरगंज के उस कोठे पर थी तब गीता ही मेरी एकमात्र हमदर्द थी। मेरी तरह लगभग 6 साल पहले ये भी किसी लड़के के साथ भाग गई थी और वो धोखे से इसे उस कोठे पर बेच गया। आज इसे चंपा नाम से जाना जाता है। ये सुनना था कि ऋतिक, कीर्ति और उसके पापा तीनों ही हैरान हो जाते हैं। तब ऋतिक के पापा जल्दी से अंदर आते हैं और नैना की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम सच कह रही हो ना कि वो गीता थी? तब नैना कहती है, हाँ मैं सच कह रही हूँ, ये वही गीता है। मैं भला ऐसे कैसे भूल सकती हूँ? और एक बार इसने मुझे बताया था कि इसका नाम तो गीता है, लेकिन कोठे पर आकर इसका नाम चंपा पड़ गया। ये सुनना था कि ऋतिक के पापा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब ऋतिक की दादी और माँ दोनों आ जाती हैं। उन्हें देखकर ऋतिक के पापा कहते हैं, माँ, ऋतिक की माँ, देखो हमारी गीता का पता लग गया। हम सब तो यही सोचते थे कि हमारी गीता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारी गीता है माँ। ये सुनकर उसकी दादी कहती है, लेकिन कहाँ? तब ऋतिक के पापा के चेहरे पर उदासी छा जाती है और वो कुछ नहीं कहते। तब ऋतिक कहता है, माँ, जिस कोठे पर कोई लड़का नैना को धोखे से बेचकर गया था, उसी कोठे पर। ये सुनकर ऋतिक की दादी और माँ दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तब ऋतिक की दादी कहती है, कोठे पर? तब ऋतिक कहता है, हाँ दादी, और फिर नैना की तरफ देखते हुए कहता है, नैना, तुम जल्दी से उस कोठे का पता हमें बताओ, आज हमारी बहन मिल गई। ये सुनकर नैना कहती है, नहीं ऋतिक, तुम अकेले उसे वहाँ से नहीं ला पाओगे, वहाँ बहुत खतरा है, तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसके लिए तुम्हें पुलिस की यानी काजल की मदद लेनी होगी। तब ऋतिक के पापा कहते हैं, हाँ हाँ ऋतिक, नैना सही कह रही है, हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। तब ऋतिक काजल को फोन करता है। ऋतिक रोते हुए कुछ कह नहीं पाता। तब नैना फोन लेकर सारी बात काजल को समझाती है। तब काजल कहती है कि फोन ऋतिक को दो। काजल ऋतिक को कहती है, तुम जल्दी से थाने आ जाओ और अपनी बहन की रिपोर्ट लिखवा दो, फिर हम लोग वहाँ चलेंगे। ये सुनकर ऋतिक और उसके पापा थाने आ जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। फिर काजल अपने पुलिस कर्मियों के साथ ऋतिक को लेकर कोठे की तरफ जाती है। नैना ने काजल को बता दिया था कि जिस कोठे और जिस कमरे में वो उसे मिली थी, वहीं पर उन्हें गीता मिलेगी। पुलिस को आया देखकर चारों तरफ हड़कंप मच गया। अमजद खान तो अभी तक जेल में था, लेकिन अमजद खान का करीबी दोस्त उस्मान अब उस कोठे का मालिक था। जैसे ही काजल ने उस कमरे का दरवाजा खटखटाया, तब कुछ देर बाद उस कमरे में से 1 साल के बच्चे को लेकर एक लड़की बाहर निकलती है। उस लड़की को देखकर ऋतिक हैरान रह जाता है और कहता है, गीता। ये सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी नजर नीचे कर लेती है। तब ऋतिक उसकी तरफ बढ़ता है तो वो पीछे की तरफ पैर खिसका लेती है और कहती है, नहीं भैया, आप प्लीज जाओ यहाँ से। तब ऋतिक भर्राए गले से कहता है, गीता, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब गीता कहती है, नहीं भैया, आप जाओ यहाँ से, यही मेरी जिंदगी है, मैं अब आप लोगों के साथ जाकर आपकी जिंदगी को और नर्क नहीं बना सकती। ये कहकर वो रोने लग जाती है। तब ऋतिक कहता है, अरे पगली, मैं जानता हूँ
तूने जाने अनजाने में ये कदम उठाया था। तुझे नहीं पता था कि उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। इसीलिए ही तो हम सब तुम्हें समझाते थे, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी मेरी बहन। तुम ये मत सोचो कि तुम जब मेरे साथ चलोगी तो घर वाले तुमसे कैसे बर्ताव करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे तू सबकी याद में पल पल मरी है, उसी तरह हम भी घुट घुट कर तुम्हारी याद में मरे हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब हमने तुम्हें याद ना किया हो। ये सुनकर गीता ऋतिक के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। तब ऋतिक गीता से कहता है, चलो। जैसे ही गीता उस 1 साल की बच्ची को गोद में लेकर आने लगती है, तब ऋतिक कहता है, गीता ये बच्चा किसका है? तब गीता कहती है, भैया ये मेरी बेटी है। मैं जानती हूँ कि समाज की नज़रों में सब लोग इसे एक पाप मानते हैं, लेकिन मेरे लिए ये भगवान का नया तोहफा है भैया। ये मेरे जीने की वजह है। ये सिर्फ मेरी बेटी है। ये कहकर गीता उस मासूम बच्ची को अपने कंधे से लगा लेती है। तो क्या लगता है दोस्तों, नैना के लिए इतना कुछ कहने वाली दादी अपनी ही पोती को, जो उसी कोठे से आई थी जहां पर नैना रहती है, स्वीकार करेंगी या नहीं, वो हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।